आप लोगों को पढ़ा रहा था संसद पार्लियामेंट संविधान में, तो उसमें हमने 87 तक के अनुच्छेदों को कवर किया है। आज आपको 88 और उसके आगे के अनुच्छेद के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं संसद अनुच्छेद 88। तो इसके पहले के अनुच्छेदों के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। 85 अनुच्छेद में तुम्हारा था संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। और 86 अनुच्छेद में था राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करना था, संदेश देने का अधिकार। 87 में था राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। आज आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद 88 या 88। तो इसमें है संसदों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। जो सदनों दोनों सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा, उसके प्रति मंत्री और अटॉर्नी जनरल के जो अधिकार हैं उसके बारे में आज आप पढ़ेंगे। तो लिख लेते हैं इसको, सदनों के प्रति मंत्रियों सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। अटॉर्नी जनरल के अधिकार। तो सदनों के प्रति अनुच्छेद 88 में है सदनों के प्रति मंत्रियों एवं अटॉर्नी जनरल के अधिकार। तो कोई भी मंत्री चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऐसा कोई भी मंत्री, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का, वो दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है उसमें मतदान नहीं कर सकता है। लोकसभा का अगर सदस्य है तो उसी में मतदान कर सकता है, भाग तो दोनों में ले सकता है, उस राज्यसभा में बैठ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। जिस सदन का है उसी में मतदान करेगा वो। दूसरा है फैक्ट, भारत के अटॉर्नी जनरल को सरकार का मुख्य कार्यकारी सलाहकार होता है या कहा जाता है। तो भारत का जो अटॉर्नी होता है, अटॉर्नी जनरल, वो सरकार का मुख्य कार्यकारी सलाहकार होता है। संसदीय कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसको भी है, लेकिन किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है क्योंकि वो सदस्य होता नहीं। तो दोनों की कार्यवाही में वो भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन? अटॉर्नी जनरल। तो लिख लेते हैं पहला फैक्ट, कोई भी मंत्री चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। कोई भी मंत्री चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोई भी मंत्री वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का सदस्य हो, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है उसमें मतदान नहीं कर सकता। लेकिन वह जिस सदन का सदस्य नहीं है मतदान नहीं कर सकता। मतदान नहीं कर
सकता। अगर राज्यसभा का है तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। अगर लोकसभा का है मंत्री सदस्य तो राज्यसभा में भाग ले सकता है कार्यवाही में, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। मतदान सिर्फ अपने ही सदन, जिस सदन का सदस्य है उसी में कर सकता है। अगला भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अगला यानी भारत के अटॉर्नी जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल को सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल को सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार, सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, कहा जाता है, होता है। संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। इसे संसदीय कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान किसी भी सदन में नहीं कर सकता है। लेकिन किसी भी सदन में, किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता है। तो भारत के अटॉर्नी जनरल को, ये किस अनुच्छेद में, 88 में है, 88 88। तो भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, इसे संसदीय, तो अटॉर्नी 88 से इसको भी याद रखिएगा। और मंत्रियों के भी अधिकार है, तो इसमें अनुच्छेद 88 में 88। तो भारत के अटॉर्नी जनरल को सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, इसे संसदीय कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन किसी भी सदन में मतदान ये नहीं कर सकता है। तो अगला अनुच्छेद है 89, अनुच्छेद 89 इसमें क्या है, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति। तो राज्यसभा के सभापति और उस सभापति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, 89। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति, ये जब उपराष्ट्रपति पढ़ाए थे तो उसमें भी बताए थे कि उसका एक कार्य होता है राज्यसभा का सभापति के रूप में। तो भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। भाई जब वो राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगेगा, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ, तो सभापति के रूप में वो काम नहीं करेगा। अब उस टाइम कौन कार्य करेगा, उपसभापति काम करेगा। तो राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। तो अगर राज्यसभा का सभापति को हटाना है आपको तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाना होगा।
जैसे उपराष्ट्रपति पद से हटेगा, राज्यसभा का सभापति भी हट जाएगा। तो लिख लेते हैं इसको। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। राज्यसभा के सभापति को तभी पद से हटाया जा सकता है। राज्यसभा के सभापति को तब ही हटाया जा सकता है राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है, ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। तो राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे राष्ट्रपति के पद से हटा दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि जो हटाने की प्रक्रिया है राज्यसभा पद को या राज्यसभा सभापति को, तो वो किसके राष्ट्रपति की जो हटने की प्रक्रिया होती है उसी के अनुसार हटाया जाता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की पद को खाली होगा वैसे राज्यसभा का भी पद खाली हो जाएगा। सॉरी, राष्ट्रपति के लिए नहीं, उपराष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया। राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में मत दे सकता है। तो राज्यसभा का सभापति जब उपराष्ट्रपति हो तो सदन का होगा ही नहीं क्योंकि उसकी योग्यता में है। तो राज्यसभा का सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है। सदन का सदस्य नहीं होता, सदन का सदस्य नहीं होता है लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में मत दे सकता है। लेकिन मत बराबर, अगर मत बराबर नहीं है तो मत नहीं देगा, मत बराबर की, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में मत दे सकता है या मतदान कर सकता है। ठीक,
अब जो सभापति का वेतन भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जो भारत की संचित नीति पर भारित होते हैं। अब इसमें उपसभापति भी था, तो उपसभापति, अच्छा ये वेतन भत्ते वाले अगले अनुच्छेदों में दे रखा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अगला पॉइंट, उपसभापति। उपसभापति तो जो उपसभापति होता है और राज्यसभा के अपने सदस्यों में से ही एक को उपसभापति चुनती है। तो जो राज्यसभा होती है वो अपने ही लोगों में, अपने ही सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है। लिख लेते हैं, राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से उपसभापति चुनती है। राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से उपसभापति चुनती है। किसी कारण से जब उपसभापति का स्थान रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से ही नया उपसभापति चुन लेते हैं। किसी कारण, ये हटा दो, किसी कारण जब उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो किसी कारण जब उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से नया उपसभापति चुन लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपने बीच से उपसभापति चुन लेते हैं। ये इसके आगे का था। अगला अनुच्छेद है 90, अनुच्छेद 90। तो इसमें क्या है, राज्यसभा के सभापति पद की रिक्ति, त्याग पत्र और विमुक्तियां, यानी उसको पद से हटाना। राज्यसभा के जो उपसभापति थे उनके पद रिक्त हो जाए यानी पद खाली हो जाए, और त्याग पत्र और विमुक्तियां यानी पद से हटाना, ये सब किस में है, अनुच्छेद 90 में। किससे संबंधित है, उपसभापति का पद रिक्त होना सीधे। ठीक है, तो राज्यसभा के उपसभापति का, राज्यसभा के उपसभापति का राज्यसभा के उपसभापति का पद रिक्त, त्याग पत्र या पद से हटाना, ये सब किस में है, अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद किससे 90 किससे संबंधित है, उपसभापति से। तो यदि उपसभापति अपना पद 3 कारणों से छोड़ सकता है या 3 कारणों से उसका पद खाली हो सकता है, तो उपसभापति का पद जो है 3 कारणों से खाली हो सकता है। पहला है यदि राज्यसभा में से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, राज्यसभा में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए तभी पद खाली हो जाएगा उपसभापति का, क्योंकि सदस्य ही उपसभापति बनता है। यदि वह सभापति को अपना
त्यागपत्र लिखित इस्तीफा दे दे, त्यागपत्र दे देता है, तब उसका पद खाली हो जाएगा। या फिर यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटा दिया जाए, एक प्रस्ताव पास किया जाए राज्यसभा के बहुमत द्वारा, सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव पास हो जाए उसके हटाने का, तो हट जाता है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, उस प्रस्ताव से लाने से पहले 14 दिन पूर्व भी उसको सूचना दी जाती है। किसको देना आवश्यक है, किसको, उपसभापति को। तो लिख लेते हैं इसको, उपसभापति अपना पद, उपसभापति अपना पद, उपसभापति अपना पद निम्नलिखित 3 कारणों से छोड़ता है। लिखित 3 कारणों से छोड़ता है। लिखित 3 कारणों से छोड़ता है। पहला कारण क्या है, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। दूसरा कारण है, यदि वह सभापति को अपना लिखित त्यागपत्र दे दे। यदि वह सभापति को, तो किसको त्यागपत्र देता है उपसभापति, सभापति को। तो यदि वह सभापति को लिखित त्यागपत्र दे दे, फिर तीसरा है, यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, यदि राज्यसभा के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए, प्रस्ताव पास हो जाए, लेकिन पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन की सूचना या नोटिस देना आवश्यक है। 14 दिन की सूचना देना नोटिस या सूचना, 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है, सूचना देना आवश्यक है। लेकिन पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले 14 दिन की सूचना देना आवश्यक, या 14 दिन की नोटिस देना उसको आवश्यक है। तो ये हो गए राज्यसभा के उपसभापति, जो राज्यसभा है उसके उपसभापति का पद रिक्त, त्यागपत्र और पद से हटाना। अब अनुच्छेद आता है 91।
अनुच्छेद 91। इसमें क्या दे रखा है? सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन अथवा सभापति के रूप में उपसभापति की अवधि। तो लिख लेते हैं सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन, सभा के कर्तव्यों का निर्वहन या सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन या सभापति के रूप में उपसभापति का की शक्ति। सभापति के रूप में सभापति के रूप में सभापति के रूप में उपसभापति की शक्ति या कर्तव्य। तो अब इसमें लिख लेते हैं, जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति कार्यभार संभालता है। ये दोनों पद रिक्त होते हैं, जैसे जब सभापति का पद रिक्त होगा तो उपसभापति इसीलिए बनाया गया है कि वो कार्यभार संभालेगा। अगर ये दोनों पद रिक्त होते हैं तो सभापति अगर दोनों पद यानी उपसभापति और सभापति दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। कोई भी जो सदस्य होते हैं उनको अध्यक्ष के रूप में वो नियुक्त करता है। तो लिख लेते हैं, जब सभापति का पद के कर्तव्यों जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति कार्यभार संभालता है। कार्यभार संभालता है यानी सभापति के रूप में वो कार्य करता है। अगला पॉइंट है इसमें, इसी में लिख लो, जब सभापति का पद रिक्त हो तो उप सभापति कार्यभार संभालता है। जब दोनों का पद रिक्त हो, दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति, जब दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी भी अध्यक्ष पद या सभापति पद, अध्यक्ष पद सौंपता है। अध्यक्ष पद के रूप में या नियुक्त करता है, सौंपता है। फिर अगला है, जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों। अब यहाँ रिक्त हो जाता है, ठीक है, दोनों का पद,
तब की बात कह रहा है। जब सभापति का पद रिक्त हो तो उपसभापति कार्यभार संभालता है, दोनों का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्यों में से किसी को भी अध्यक्ष पद सौंपता है या सभापति पद सौंपता है। लेकिन जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, जब सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो पैनल के सदस्यों में से कोई भी अध्यक्षता करता है। तो पैनल के सदस्यों में से कोई भी सदस्य अध्यक्षता करता है। देखो, जब अनुपस्थित होते हैं तो एक पैनल होता है कि इतने सदस्य, अगर एक पद अनुपस्थित हो तो इन लोगों को वरीयता दी जाएगी। अगर उस पैनल के भी लोग नहीं उपस्थित हैं तब क्या होगा? तो परिषद का निर्णय होता है, पर तो परिषद वो निर्णय लेती है, यानी राज्यसभा निर्णय लेती है कि फिर अब किसको पद सौंपना है। इतना सदस्य अध्यक्षता करता है। जब पैनल के भी सदस्य अनुपस्थित होते हैं तो परिषद स्वयं निर्णय लेती है कि अब किसको अध्यक्ष बनाना है। अब एक फैक्ट लिख लेते हैं। जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है, जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य के रूप में होता है। तो उपसभापति एक साधारण अध्यक्षता कौन कर रहा है? राज्यसभा का सभापति। तो जो उपसभापति होगा एक साधारण राज्यसभा का एक साधारण सदस्य के तरह होता है या के रूप में होता है। साधारण सदस्य के रूप में होता है, यानी उसके एक साधारण सदस्य के रूप में सभी कार्य होंगे, चाहे वो मत देना हो, चाहे बैठकों में अपना काम करना हो। अब अगला अनुच्छेद है 92। तो इसमें क्या है? तो सभापति जो राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो उसकी अध्यक्षता नहीं करता है, सदन की अध्यक्षता नहीं करता है। तो इसमें क्या दे रखा है? राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का जब प्रस्ताव विचाराधीन हो तो राज्यसभा की अध्यक्षता वो नहीं करता है। तो ये दे रखा है किसमें? अनुच्छेद 92 में। राज्यसभा
सभा राज्यसभा के सभापति या राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव उनके हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं, नहीं सॉरी, सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे या पीठासीन नहीं होंगे, हो तो सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 92 किससे संबंधित है? जब राज्य सभापति और उपसभापति का हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो इसमें है जब राष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन होता है तो वह राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी या सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। जब या कह सकते हो सभापति, राष्ट्रपति जब उपराष्ट्रपति को सभापति पद से हटाने का प्रसंकल्प को सभापति के पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह राज्यसभा राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी या सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। पीठासीन अधिकारी या सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। वह सदन में उपस्थित रह सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है। वह सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है जो सदन की कार्रवाइयाँ हैं, लेकिन उसमें उपस्थित वो सभापति के रूप में नहीं बैठेगा, लेकिन सदन की कार्रवाई सदन में उपस्थित हो सकता है। ऐसा नहीं कि सदन में भी जाना बंद हो जाएगा, वो बोल सकता है, उसमें वह सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है और सदन की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है और सदन की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकता है। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि वो सदन में पीठासीन तो नहीं होगा, लेकिन वो सदन में उपस्थित हो सकता है, बोल सकता है, उसकी कार्यवाहियों में वो भाग ले सकता है, परंतु मत नहीं दे सकता है।
लिख लेते हैं यहाँ पे, मत नहीं दे सकता है। जब बराबर की स्थिति होती थी तो मत देता था, निर्णायक मत जिसे कहते हैं, तो अब मत नहीं दे सकता है क्योंकि उसके खिलाफ जो है पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। यही उपसभापति के लिए भी है। तो हमने अनुच्छेद, जो अनुच्छेद तुम्हारे दे रखे हैं 89 से 92 तक, इसमें किससे संबंधित है? सभापति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। उपसभापति से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 89 से 92 तक सभापति और उपसभापति से संबंधित हैं, अनुच्छेद 92 तक। अब इसके बाद आएंगे अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, तो उसको अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे।